नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको दिल्ली सल्तनत के पतन के बारे में बताऊंगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। 1206 से लेकर 1526 के मध्य दिल्ली पर क्रमशः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने राज्य किया। लोदियों के पतन के साथ ही भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित हुई। दिल्ली सल्तनत के करीब 3 शताब्दियों के दौरान राज्य का नया स्वरूप सामने आया। राजवंशों का उत्थान पतन हुआ, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्था में समय अनुकूल परिवर्तन किए गए। कला साहित्य का विकास हुआ। इस अवधि के दौरान सूफी मत व भक्ति की भावना भी प्रबल हुई। आदि तुर्कों का शासन सल्तनत की स्थापना एवं इसके सुदृढ़ीकरण का काल था। खिलजी वंश का योगदान साम्राज्यवादी विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तुगलकों के समय से दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसी समय अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय आरंभ हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत की सत्ता को कमज़ोर करना आरंभ कर दिया। सैयद वंश के समय में दिल्ली सल्तनत के पतन की प्रक्रिया जारी रही। लोदियों के शासनकाल में सल्तनत का पतन कार्य पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे कि वो क्या कारण थे जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। दिल्ली सल्तनत के पतन का एक कारण माना जाता है उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। दिल्ली के सुल्तानों की एक बड़ी गलती थी कि उन लोगों ने उत्तराधिकारी के नियम निश्चित नहीं किए। सुल्तान की मृत्यु के बाद गद्दी का उत्तराधिकारी वही व्यक्ति होता था जिन्हें अमीर और सैनिक पदाधिकारियों का समर्थन प्राप्त होता था तथा जो तलवार के धुनी होते। कुछ सुल्तान अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारियों को मनोमित भी करते, परंतु सर्वथा उनकी इच्छा का पालन नहीं किया जाता था। इस परंपरा के परिणाम भयंकर और घातक साबित हुए। इसने गृह युद्ध, दरबारी षड्यंत्रों एवं गुटबाजी, रक्तपात और अमीरों तथा सैनिक पदाधिकारियों की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। इस प्रक्रिया का सल्तनत पर घातक व गहरा प्रभाव पड़ा। उत्तराधिकारी का नियम निश्चित नहीं होने से वंश संबंध भी गौण हो गए तथा गद्दी का फैसला तलवार के बल पर किया जाने लगा, जिस कारण राजनीतिक अस्थिरता सदैव बनी रही। थोड़े समय के अंतराल पर सत्ता एवं राजवंश के परिवर्तन होने से सल्तनत को जनता एवं अधिकारी वर्ग की पूर्ण स्वामी भक्ति भी प्राप्त नहीं हुई। साथ ही सत्ता परिवर्तन के साथ ही नई नीतियां लागू कर दी जाती, अतः प्रशासनिक नीतियों का स्थायी और व्यापक प्रभाव नहीं पड़ सका, जिस कारण सल्तनत अंदर ही अंदर खोखली होती गई। तो कहीं न कहीं उत्तराधिकारी के नियम का अभाव भी दिल्ली सल्तनत के पतन का एक कारण माना जाता है। दूसरा कारण है विशाल साम्राज्य। साम्राज्य के विस्तार के साथ ही अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं में मुख्य रूप से संचार तथा यातायात से संबंधित थी। बंगाल पर दिल्ली का नियंत्रण स्थिर रहना इसका प्रमुख कारण था, क्योंकि बंगाल दिल्ली से बहुत अधिक दूर था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिणी भारत पर प्रत्यक्ष शासन करने की नीति अपनाई, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण लगातार विद्रोह हुए और सुदूर दक्षिण के महत्वाकांक्षी अमीरों को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने की प्रेरणा मिली और सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सीमित होता चला गया। मंगोलों का आक्रमण भी कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत के पतन का एक कारण माना जाता है। दिल्ली के सुल्तानों ने पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही इस क्षेत्र पर मंगोलों के आक्रमण प्रारंभ हुए। इन आक्रमण को रोकने के यदाकदा प्रयास किए गए, लेकिन समस्या का समाधान स्थायी रूप से नहीं हो सका। पंजाब व सिंध में स्थिति सदैव अशांति की बनी रही।
इस क्षेत्र में सेना बहाल कर दी गई, दुर्गों का निर्माण करवाया गया। फिर भी मंगोल आक्रमणकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर सल्तनत की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। सुल्तानों की सैनिक शक्ति भी इससे विभाजित हुई। सीमांत में सदैव सेना रखनी पड़ती, जिस कारण अन्य क्षेत्रों में भी जैसे पूर्व में बंगाल, दक्षिण भारत में सल्तनत की शक्ति कमज़ोर हुई, जिसका लाभ विघटनकारी तत्वों ने उठाया। सीमांत की दुर्बल सुरक्षा व्यवस्था का परिणाम ही था कि 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तुगलक शाह को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। यह सल्तनत के विघटन का सूचक था। तैमूर के आक्रमण ने न सिर्फ सुल्तान की शक्ति प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, बल्कि इसने आर्थिक विपन्नता की स्थिति भी ला दी। तैमूर के आक्रमण ने जो क्षति पहुंचाई, उसकी पूर्ति सैयद व लोदी वंश के शासक भी नहीं कर सके। इसी प्रकार सीमांत क्षेत्र की अशांत स्थिति का फायदा उठाकर बाबर ने लोदियों की सत्ता को समाप्त कर मुगलों की सत्ता को स्थापित कर दिया। दास प्रथा भी सल्तनत काल के पतन का एक कारण मानी जाती है। आरंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन जैसे योग दास हुए। धीरे धीरे दासों की संख्या बढ़ने लगी। इन दासों पर शासन को काफ़ी धन व्यय करना पड़ता था और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती थी। सुल्तान के निकट होने के कारण भी इन गुलामों की राज्य में विशेष स्थिति होती थी। मलिक काफूर और खुसरव खां ऐसे ही गुलाम थे। यद्यपि ये योग्य थे, लेकिन वे स्वामी भक्त नहीं थे। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को विष दिया और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी मरवा डाला। खुसरव खां ने भी अपने स्वामी की हत्या कर डाली। फिरोज शाह तुगलक ने हजारों गुलामों को रखा, जो तुगलक साम्राज्य के पतन का कारण सिद्ध हुए। स्थायी सेना का अभाव भी दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना शक्ति यानी सेना के बल पर की गई थी और इसी शक्ति के बल पर ही बनाए रखा जा सकता था। योग सुल्तानों ने सेना के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके गठन एवं रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया तथा इनकी सहायता से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी कर ली। दुर्भाग्यवश इसकी मूल संरचना दोषपूर्ण थी। इक्तदारी प्रथा व सैनिक पदों का वंशानुगत बनाने की नीति ने अंततः सेना को दुर्बल बना दिया। सुल्तानों की अपनी कोई स्थायी और केंद्रीय सेना नहीं थी, बल्कि सैनिक अभियानों और विद्रोहों को दबाने के लिए अपने अमीरों, जागीरदारों और प्रांतीय अधिकारियों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसी सेना सुल्तान के प्रति स्वामी भक्त न होकर अपने मालिक के प्रति स्वामी भक्ति रखती थी। साथ ही स्थानीय सेना में बहुधा भाड़े पर अयोग्य सैनिकों की भर्ती की जाती थी। खिलजी वंश के बाद सेना की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। सल्तनत की सेना में एकरूपता का अभाव था। इस सेना में विभिन्न नस्लों व जातियों के सैनिक बहाल किए गए। इनमें आपसी विभेद बना रहा। साथ ही सैनिक अभियानों के दौरान नगरों को लूटना, वहाँ के निवासियों को अकारण परेशान करने के कारण सुल्तान जनता की सहानुभूति भी खो बैठे। महत्वाकांक्षी अमीर वर्ग भी कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी था। दिल्ली के सुल्तानों ने एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। शासन सुल्तान और अमीरों तथा सैनिक पदाधिकारियों के हाथों में केंद्रित था। जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। यह व्यवस्था सिर्फ योग्य शासकों के समय में ही चलती रही। दुर्बल व अयोग्य शासकों के समय में सल्तनत की शक्ति कमज़ोर हो गई। सुल्तानों की चारित्रिक विशेषता, उनका विलासी और अयोग्य होना, उनके प्रशासनिक गुणों का अभाव ने भी स्थिति को बद से बदतर कर दिया। दिल्ली के सुल्तानों को भारत की बहुसंख्यक जाति विदेशी मानकर समर्थन नहीं देती थी, बल्कि सदैव उनका विरोध करती थी। अमीर वर्ग का सदैव ये प्रयास रहता था कि सुल्तान उनके हाथ की कठपुतली रहे। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक जैसे योगी शासकों ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके अमीर वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन अन्य सुल्तानों को
जागीर प्रथा को किसी न किसी रूप में बनाए रखने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन अमीरों की महत्वाकांक्षा सुल्तान को नियंत्रण में रखने की रहती, जैसा कि अनेक अवसरों पर हुआ जब सुल्तान की सत्ता नामात्र की हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की व्यावहारिक योजनाएं भी कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण मानी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की व्यावहारिक योजनाओं ने दिल्ली सल्तनत की जड़ों को खोखला कर दिया। दिल्ली राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाना, दोआब में कर वृद्धि, तांबे के सिक्के चलाना, खुरासान व काजल पर आक्रमण आदि योजनाओं ने सल्तनत के राजकोष को खाली कर दिया और प्रजा विरोध पर उतर आई। देसी और विदेशी अमीरों के पृथक होने से भी सल्तनत की पतन का मार्ग प्रारंभ हो गया। इस प्रकार कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को भी दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण हम मान सकते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था भी कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनी। दिल्ली के सुल्तान का अधिकांश समय विद्रोह के दमन, साम्राज्य विस्तार अथवा अपनी गद्दी की सुरक्षा तथा भोग विलास में ही व्यतीत हुआ। जिस सुल्तानों ने प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की वो भी उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। उनका व्यापक और स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। दुर्बल सुल्तानों के समय में, विशेषकर सल्तनत काल के उत्तरार्ध में, प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। इसका सल्तनत के स्थायित्व पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। दिल्ली सल्तनत के पतन का एक कारण था राजपूत सामंतों, जमींदारों, जागीरदारों, अमीरों और प्रांतीय अधिकारियों के विद्रोह। इनका कारण दिल्ली की गद्दी पर दुर्बल शासकों का होना तथा इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी। राजपूतों ने दिल्ली के सुल्तानों को कभी चैन से बैठने नहीं दिया। मौका पाते ही वह विद्रोह कर स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगते। इसी प्रकार प्रत्येक सुल्तान को शासक बनते ही अपने प्रतिद्वंदियों व अन्य महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के विद्रोह का सामना करना पड़ता। इस प्रक्रिया के दौरान जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मालवा एवं दक्षिण में स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। प्रत्येक सुल्तान की शक्ति व समय इन विद्रोह से निपटने में ही लग जाती। इसके चलते सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट होती गई, सेना दुर्बल हुई और अंततः दिल्ली सल्तनत का पतन भी हो गया। दिल्ली के सुल्तानों ने इस्लाम धर्म की व्यवस्था के अनुरूप ही शासन करने का प्रयास किया, अतः शासन और राजनीति पर उलेमाओं का प्रभाव स्थापित हो गया। यह प्रवृत्ति तुगलक काल में अधिक स्पष्ट रूप से उभर के सामने आई। इस वर्ग के प्रभाव में आकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक सुल्तानों ने धर्मांधता की नीति अपनाई। इससे व्यापक प्रतिक्रिया हिंदुओं में हुई। परिणाम स्वरूप सल्तनत हिंदुओं के समर्थन को खो बैठी। बहुसंख्यक जनता के समर्थन के अभाव में सल्तनत को लंबे समय तक टिका रहना संभव नहीं था। सामाजिक विभेद भी कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना। सल्तनत काल में सामाजिक एकता का स्थान सामाजिक विभेद ने ले लिया। समाज में स्पष्ट दो वर्ग थे, हिंदू और मुसलमान। इनमें आपसी सामंजस्य के बावजूद दुर्भावनाएं भी विद्यमान थी। मुस्लिम अपने आप को शासक वर्ग को मानते और हिंदू को शासित। कुछ सुल्तानों की धर्मांधता की नीति ने दोनों वर्गों के विभेद को और अधिक बढ़ा दिया। अतः अविश्वास एवं विद्वेष की भावना दोनों वर्गों में आ गई, जिसका सल्तनत पर घातक प्रभाव पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक कारणों के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। अब हम अगले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की प्रजा नियंत्रण नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।